हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई गोल्ड पैकेज, कोई प्रीमियम पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7, जो कि है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। मतलब हमने ऐसा देखा हुआ है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो पूरा ऑब्जेक्ट n नंबर ऑफ मासेस से मिलकर के बना होगा। यानी अगर एक कोई बहुत बड़ा सा पिंड ले या बहुत छोटा सा भी पिंड ले लेते हैं तो वो पिंड अकेला एक द्रव्यमान नहीं होगा। उसको बनाने के लिए बहुत सारे अणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर के उस निकाय को बनाए होंगे। और हमको पता है कि अगर एक परमाणु भी होगा तो वो भी कई सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है उनकी कॉम्बिनेशन से बना होता है, यानी उनका भी द्रव्यमान होगा। तो हमने इसके पहले पार्ट में यही पढ़ा कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट, एक कोई भी पिंड होगा जिसमें बहुत सारे द्रव्यमानों का पार्टिसिपेशन होगा, और उन सभी द्रव्यमानों को मिला करके बनता है n कणों का एक निकाय, एक सिस्टम जिसमें खूब सारे द्रव्यमान है। फिर हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया कि अच्छा, खूब सारे द्रव्यमान तो हो गए, लेकिन क्या सभी द्रव्यमानों को, है ना, क्या सभी द्रव्यमानों को ट्रीट करेंगे और सभी द्रव्यमानों के लिए सारे कैलकुलेशंस बनाएंगे? तो हमने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये पूरे द्रव्यमान के लिए हम एक केंद्र मान लेंगे और जिसको कह देंगे कि सभी द्रव्यमान उसी केंद्र पर स्थित है, उसको द्रव्यमान केंद्र कह दिया हमने। अब उसी सिलसिले में हम आगे की तरफ बढ़े और हमने कहा कि अगर मान लीजिए इसी तरीके का, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, एक निकाय है, जिसके ऊपर अब बल लगाना शुरू किया, तो जब बल लगाएंगे तो पूरे ही पिंड पे अलग अलग सभी द्रव्यमानों के ऊपर वो बल लगेगा। और अगर एक बल लगाया और वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके सभी द्रव्यमान उसी वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो फिर हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर के समझ में आया कि अच्छा, अगर ऐसा ही हो रहा है तो अगर मैं उस केंद्र के परितः, जो द्रव्यमान केंद्र था उसके परितः सभी द्रव्यमानों को देखूं घूमता हुआ, तो पता लगता है कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, कुछ रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब कुल उसके अंदर जो काम करने वाला है बल, उसका मान 0 देखा। तो हमने समझा कि ठीक है, यह ऑब्जेक्ट घूर्णी गति भी अब कर सकता है। तो घूर्णी गति के ही अगले पार्ट में हम बढ़ करके आ चुके हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बल युग्म की। अब नाम से ही क्लियर है ना, बल युग्म मतलब एक पेयर ऑफ फोर्स होगा, है ना। क्या होगा? युग्म होगा, बल का जोड़ा होगा, पेयर होगा। एंड उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आघूर्णों के सिद्धांत की, कि ये जो बल युग्म है उस पर काम जो करेगा आघूर्ण, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या वो अपने केंद्र के या अपने सेंटर को कोई पार्टिसिपेशन देगा या फिर उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इसी की डिस्कशन करने वाले हम इस सेशन में। तो चलिए हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक हमारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, हमारे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट एस्पिरेंट हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग सीयूईटी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सेशन को, जहां पे सबसे पहले समझना शुरू करेंगे बल युग्म को। तो नाम से क्लियर है भैया, बल युग्म क्या है? बल युग्म मतलब जब किसी एक पिंड पे आपने बल ऐसा लगाया है कि वो दोनों सिराओं पे लग रहा हो अलग अलग दिशा में और अपने केंद्र के परितः घूम रहा हो, तो इसी को कहते हैं हम क्या भाई? बल युग्म, कपल। कैसा होता है? तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है हमारे पास। क्या करें? तो हमने कहा कि अगर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, क्या भाई, ये एक ऑब्जेक्ट लिया, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने इसको यहां से पकड़ा, यानी इस केंद्र के परितः इसको घुमाना। मैंने इस पे काम करना शुरू किया, मैंने इस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू किया। मैं किधर लगा रहा हूं? इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। तो ये दूसरा वाला हिस्सा अपने आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। अगर मैं ऐसा ना कहते हुए ऐसा कहूं, जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, एक ये वाले फिंगर से मैंने फोर्स ऊपर लगाया, थंब से फोर्स नीचे लगा रहा हूं, यानी ये फोर्स कैसा लग रहा है? ऐसा। मतलब ये हो रहा है कि इसी के दोनों सिरों पर, ये मैंने मान लिया कुछ समय के लिए कि दृढ़ पिंड है। अब दृढ़ पिंड क्या होता है भाई? एक ऐसा पिंड जिसमें आपने फोर्स लगाया तो उसके पार्टिकल्स का जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आता।
मतलब ये अपना शेप नहीं बदलता, इसके जो इंग्रेडिएंट्स पार्टिकल्स हैं वो कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे, तो दृढ़ पिंड है। मतलब मैंने जो फोर्स दिया वो सस्टेन नहीं करेगा, जो बल लगाया उसके कारण इसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका आकृति नहीं बदलेगी, तो उसी को हम कहेंगे भैया ये दृढ़ पिंड है। मैंने इसके ऊपर फोर्स जो लगाया, देखिए इससे मैं नीचे और इससे ऊपर, एक सिरे पर ऊपर और एक सिरे पर नीचे ऐसा फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं इस प्रकार से इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो इसी को कहते हैं हम क्या, कपल। क्या कहते हैं इसको, कपल। क्यों कह रहे हैं कपल, क्योंकि यहां पर हमने कहा कि ये जो दोनों बल मैंने लगाया वो परिमाण में तो समान लगाया, लेकिन दिशाएं कैसी लगाई हमने, विपरीत। तो यहां पर इसी बात को देखिए, हम कह रहे हैं कि जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो, उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है, बलों के युग्म को बल युग्म कहते हैं। ऐसे बलों के युग्म को ही हम क्या कहते हैं, बल युग्म कह रहे हैं। हमने ऐसा ही कहा कि भैया ये एक हमारे पास में अवेलेबल है दृढ़ पिंड, मैंने दोनों ही तरफ से एक फोर्स इधर से ऊपर की तरफ, एक फोर्स इधर से नीचे की तरफ लगाया, जो कि मेरे इस केंद्र के परितः लग रहा हो। ठीक है, दोनों फोर्सेस अमाउंट में इक्वल है। मैं इसको कहता हूं, ये इसको नीचे ले आते हैं, इसको यहां लिखते हैं, ये ए है और ये भी एक फोर्स, अच्छा ये तो ठीक ही था, ये ए भी हमारा एक दृढ़ पिंड था जिसमें दोनों डायरेक्शंस में हमने फोर्स लगाया, एक एफ ऊपर की तरफ और एक एफ नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है भाई कि जब ये दोनों बल बराबर होंगे तो ये क्या होने लगेगा, घूमने लग जाएगा। इसकी अगली स्थिति अगर देखिए तो मैं इसकी अगली स्थिति बनाता हूं, इसकी अगली स्थिति इधर कहीं आ जाएगी, अगली स्थिति इसकी ये बन गई, मतलब ये अब यहां और ये अभी से यहां, ये वही ए है और ये वही बी है, इसकी अगली स्थिति है। तो क्यों ना मैं इसको डॉटेड कर दूं, इसको डॉट 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 कर देते हैं, चलिए डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इसकी क्या है भाई, अगली स्थिति है, ये इसकी नेक्स्ट पोजीशन है जब इसके ऊपर बल लगाया जाएगा। ये इधर से और ये इधर से घूम रहे, तो इसी को हम कहते हैं कपल। अब क्या होता है भैया, तो इसमें कुछ कहानियां हैं क्या, ये इस प्रकार दो बल युग्म का निर्माण करते हैं। यदि दो बल युग्म का निर्माण कब होगा, जब दोनों बलों का परिमाण बराबर, मतलब यहां पर जो एफ ए की तरफ लग रहा है और एफ जो बी की तरफ लग रहा है, क्यों ना मैं इसको एफ ए बराबर हो जाए कभी भाई एफ बी के, तभी इसको बल युग्म कहेंगे। मतलब दोनों फोर्सेस जो मैंने अभी ऐसा लगाया था, ये दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए भैया। अगर बराबर नहीं हुए, एक सिंपली समझिए, अगर ये बराबर नहीं हुए तो क्या होगा, सपोज ये मैं लेता हूं, ये अगर बराबर नहीं हो, ये धीरे चल रहा है और ये ज्यादा चल रहा है, तो ये ऐसा बेंड कर देगा इसको, ये कम चल रहा है और ये ज्यादा चल रहा है, भाई फोर्स बराबर नहीं है तभी तो कहूंगा ना, ये यहीं के ही है, इस पे जो फोर्स लगा है वो ज्यादा लगे, तो ये देखिए बेंड हो गया। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होते हैं, बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे, तो देखिए ये कुछ नहीं हुआ भाई, शेप में चेंज नहीं है। और अगर ये दृढ़ पिंड है तो दृढ़ पिंड होने का सीधा मतलब समझ में आता है कि मैं उसके शेप में चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है यहां पर कि दोनों बलों का परिमाण बराबर हो, दूसरा क्या भी, दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हो, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे हमेशा। मतलब एक लाइन ले लीजिए तो उस लाइन के दोनों क्या होंगे, विपरीत दिशा में चल रहे। ठीक है ना, अगला है कि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो। यदि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही हो जाएंगी तो दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः उनके प्रभाव से वस्तु घूम नहीं पाएगी। क्रिया देखिए, क्रिया रेखाओं की बात अगर करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर अगर बात करिए तो लाइन ऑफ एक्शन, एक इधर फोर्स लग रहा है और एक इधर लग रहा है, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। अगर आपने ऐसे ही रखा, ये भी तो एक दृढ़ पिंड है, ये है, अब इसमें आपने इधर की तरफ फोर्स लगा दिया और इसमें आपने इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, क्या बुरा कर रहा हूं भाई, मैं हमने बोला कि भैया ये जो ए एंड बी है ना, ये ए एंड बी वही दृढ़ पिंड है जो ऊपर था, बट यहां पर फोर्स आपने कहा था अपोजिट लगा दो, लगा दिया भाई, एक को इधर बाहर की तरफ, एक को इधर बाहर की तरफ, मैंने दोनों तरफ फोर्सेस भी लगा दिए, इसमें भी कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन एक गुनाह कर दिया ना, ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक इधर फोर्स है एक इधर फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये 180 डिग्री पे दोनों लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, दूसरे को निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, फिनिश। मतलब यहां पर नेट फोर्स, यहां पर नेट फोर्स जो आएगा वो आ गया जीरो, मतलब ये बल युग्म नहीं है।
ये जो नीचे वाली केस दिख रही है ना आपको, ये बल युग्म नहीं है। बल युग्म ये है जहां पर लाइन ऑफ एक्शन दोनों के अलग है। अगर इसकी भी कंडीशन की बात करें तो एक इधर फोर्स लग रहा है तो एक इधर फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों के अलग हैं। तो बल युग्म होने के मतलब कपल होने के, कपल फोर्स होने के अगर आपकी बात करनी है तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि क्या होगा भाई, ये दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए, दोनों की दिशाएं विपरीत होनी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन भी दोनों के अपोजिट होने चाहिए, दोनों के अलग अलग होने चाहिए बेसिकली, है ना। लाइन ऑफ एक्शन दोनों के अलग अलग होने चाहिए, तभी ये बनता है क्या, कपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ी सी। तो अब अगर हम कहते हैं इसके कई सारे उदाहरण होंगे भाई, है ना, बल युग्म के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं अगर कहता हूं नल की टोटी, नल कौन सा वाला भाई, ये इसकी ही बात कर लीजिए। चलिए एक ऐसा वाला नल आता है, बड़ा ही सिंपल वाला, ऐसा, ये ऊपर ऐसा सिर्फ टी में बना होता है, ठीक है, ऐसा बना नल। तो इस नल में क्या होता है भाई, सिर्फ ऐसे ऑन ऑफ, ऐसा 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 सिर्फ ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ। तो आप क्या करते हो, फिंगर देखना, ऐसे ही होता है भाई, एक इधर और एक इधर, ऐसे ही क्रॉस में लगता है। तो ये क्या काम करे, ये बल युग्म है। ये क्या है, ये बल युग्म है, ये कपल फोर्स। मतलब एक नल की टोटी को इधर की तरफ घुमाना होगा तो दूसरा इधर की तरफ, और दोनों के फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लाइन ऑफ एक्शन आप दोनों अलग अलग है एंड दिशाएं भी दोनों की अलग अलग है। तो मतलब यहां पर कह रहे हैं कि नल की टोटी को खोलते और बंद करते समय, या ताला चाबी की बात करें, ताला चाबी में भी ऐसा ही होता है भाई, आपको पूरा ऐसा, आप चाबी को एक साइड से ऐसे पकड़ के घुमा सकते हो क्या, नहीं ना, आप चाबी को ऐसा बीच में पकड़ते हो और फिर ऐसा घुमाते हो। तो मतलब एक इधर से फोर्स और एक इधर से फोर्स, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट यहां पर लग रहे होते हैं, तो इसलिए कहते हैं ताला चाबी। पेन का ढक्कन को लगा, अच्छा पेन के ढक्कन ये वाली नहीं, जैसे ऐसे जो पेन के ढक्कन जो पहले ऐसा आता था ना, क्या कहते हैं, फाउंटेन पेन, उसको ऐसा टक से करके बंद नहीं होता था, उसको ऐसा बंद करना पड़ता था, ऐसा खोलना पड़ता था। या फिर अभी जैसे रिफिल डालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐसा खोलना पड़ता है, तो आप वहां पर क्या लगा रहे हो, कपल, दोनों डायरेक्शंस में फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम कह रहे हैं सीसी के ढक्कन को खोलते समय और बंद करते समय, जो पॉट्स होते हैं उनको ऐसा पकड़ के जो खोलते हैं और बंद करते हैं, इनकी भी बात कर लीजिए, तो ये भी कपल है ना, हम उंगलियों से बल युग्म लगाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो पेन या पेंसिल को हथेलियों के बीच में रखकर हथेली को विपरीत दिशा में चलाने पर पेन या पेंसिल घूमने लगता है। ये रखा हमने पेंसिल, हमने हथेलियों के बीच में रखा, और फिर क्या करें, ये देखिए, एक पीछे आ रहा है तो एक हाथ आगे, ये जब आगे जा रहा है तो ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मैंने नीचे, अभी देखिए, ये नीचे वाले हाथ से मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो ऊपर वाले हाथ से रिवर्स, देखिए ये यहां पर रखता है, नीचे वाले हाथ से फॉरवर्ड, मतलब मेरे बॉडी से दूर की तरफ फोर्स लग रही है, तो इसमें किधर लग रही है, मेरी तरफ। मतलब अगर इनके लाइन ऑफ एक्शन की अगर बात करते हैं तो एक आगे की तरफ है तो दूसरा पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण आप देखिए, ये जो पेंसिल है बीच में, ये पेंसिल गोल घूमने लग रही है। ठीक है ना, यही है बल युग्म, यही है बल युग्म। यही होता है आपके लिए अगर बात करें तो भैया, आप अगर जैसे क्या कहते हैं, मक्खन निकालने के लिए जो मथनी चलती है उसमें भी यही होता है। ठीक है ना, खूब देखे होंगे हमने, है ना, कृष्ण बाल लीलाओं में। चलिए ठीक है, तो यहां तक की बात हमें क्लियर होगी। पेन या पेंसिल को हथेलियों के बीच में रखकर हथेलियों को विपरीत दिशा में चलाने पर भी पेन या पेंसिल घूमने लगता है। आगे बढ़ते हैं। साइकिल को मोड़ने के लिए हैंडल पर दोनों हाथों से ऐसा बल युग्म लगाते हैं। साइकिल अपने को पता है भैया, देखिए साइकिल को अगर ये रहा आपके साइकिल के हैंडल, ठीक है ना, ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, अब साइकिल के हैंडल को मोड़ना है तो आप इधर वाले को इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं और इधर वाले को इधर की तरफ खिसकाते हैं। साइकिल का हैंडल ऐसा पकड़ा है, ऐसे ही तो घुमाते हैं ना, दोनों हाथों को इस तरीके से ले चलना पड़ता है, एक हैंडल अंदर तो एक हैंडल बाहर की तरफ जाती है। तो यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है भाई, यहां पर भी आपको बल युग्म ही मिल रहा है, यहां पर भी आपको टॉर्क ही मिल रहा है। बेसिकली कपल, बल युग्म कपल है। ठीक है, और होगा क्या, तो अल्टीमेटली वो टॉर्क जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट करेगा भाई, बलाघूर्ण जनरेट करेगा। ठीक है ना, यह बल युग्म वहां पर जनरेट क्या करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा। आगे देखते हैं, दही बिलोने की मत, इसी की मैं बात करता। रस्सी पर लिपटी होती है, रस्सी के सिरों को हाथ से पकड़कर विपरीत दिशा में चलाने पर मतनी घूमने लगती है, ऐसे ही चलाना पड़ता है। चलिए अब आते हैं हम जरा मोमेंट ऑफ कपल की बात करते हैं। बल युग्म के द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रकृति को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, हम मोमेंट की अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए ये कैसा होता है। अगर मैं आपको सिंपली डिस्कस करना चाहूं तो मैं ऐसा कहता हूं कि मान लीजिए ये एक दृढ़ पिंड है जिसके दोनों सिरों पे मैंने फोर्सेस लगाया हुआ है। दोनों सिरों पे मैं क्या लगा रहा हूं, बल का प्रयोग कर रहा हूं। मतलब एक पे फोर्स इधर के डायरेक्शन में और इधर में फोर्स जो चल रही है नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, और यहां पर भैया इस ओरिजिन के अलोंग इनको क्या होना है, घूमना है।
तो ये ए बी हमारे पास में जो है एक रॉड है बेसिकली, जो एक दृढ़ पिंड भी कह सकते हैं। इस पे मैंने जब फोर्स लगाया है तो अलग अलग दोनों के लिए अगर टॉर्क की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, बलाघूर्ण की बात करनी है तो देखिए एफ बल सिरा ए पर कार्यरत हो तब किसके परितः भाई? केंद्र के परितः, क्योंकि बलयुग्म तो ऐसे निकालते हैं, केंद्र के परितः, केंद्र के परितः, ओ के परितः क्या मिलेगा भाई? तो टॉर्क ए जो मिलेगा आपको वो मिलेगा फोर्स जो इसके ऊपर आपने लगाया हुआ है, ठीक है, इनटू जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कह लेता हूं कि भैया ये ओ ए वैक्टर है क्रॉस 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 एफ वेक्टर, ठीक है। क्या होता है भाई, अगर आप बल युग्म की बात करते हैं और यहां पर बात करना चाह रहे हैं टॉर्क की, है ना, मतलब बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण क्या होता है भाई? बल आघूर्ण होता है दूरी इंटू जो बल लग रहा है, बल इंटू लंबवत दूरी, ऐसे ही कहते हैं ना, बल इंटू लंबवत दूरी। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है भाई? डिस्टेंस क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये तो हो गया भाई हमारा ए के परितः। अब ऐसे ही मैं कहता हूं एफ बल सिरा बी पर कार्यरत है तब टॉर्क किसके परितः भाई? बी के परितः, ओरिजिन के परितः बी का। तो बी का टॉर्क कितना जनरेट होगा? ओ बी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। अब यहां पर एफ ए एफ बी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ये वाला बल और ये वाला बल दोनों सेम ही है, ये इधर चल रहा है और ये इधर आ रहा है। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं कहता हूं अतः कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण कितना हो जाएगा भाई? तो मैं इसको लिख लेता हूं टाउ, जो मिलेगा वो मिल जाएगा मुझे टाउ ए वैक्टर, ठीक है, प्लस टाउ बी वैक्टर, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, चलिए जोड़ते हैं, क्या मिलेगा आपको? तो आपको यहां पर मिलेगा ओ ए वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। और हमको इसके सॉल्यूशंस पता है। क्या होता है भाई, जब दोनों में एफ और एफ कॉमन है तो एफ को कॉमन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? ओ ए वैक्टर क्रॉस ओ बी वैक्टर, सॉरी, प्लस ओ बी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। भाई ये जो एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में था, इन दोनों को बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा? ओ ए प्लस ओ बी। अब एक बात समझिए, ओ ए प्लस ओ बी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ओ ए प्लस ओ बी को आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो ए बी। तो कैन बी रिटन एज दिस इज ए बी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। मतलब फाइनली क्या मिल गया भाई मुझे ये मिल गया टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क की वैल्यू मुझे फाइनली मिल गई कि टॉर्क जो होने वाला है, ये होने वाला है ए बी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर के। मतलब अगर मैं कहता हूं तो नॉर्मली यहां पर मुझे, यहां लिख ले तो इस फाइनल रिजल्ट को क्या मिला भाई? तो टॉर्क ओ ए बी और एफ वैक्टर, मतलब दोनों सिराओं के बीच की दूरी इनटू बल, जो भी बल है, एक कोई सा भी फोर्स, ये ले लीजिए, दोनों फोर्सेस तो बराबर ही है। तो मतलब कपल क्या मिल गया भैया? टॉर्क जो दोनों सिराओं के बीच की दूरी इनटू फोर्स। ये वही चीज होगा भाई, फोर्स इनटू डी। मतलब इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आई एम कंसिडरिंग दिस इज डी। ये कितनी दूरी है भैया? इसको मैंने कह दिया कि ये है भैया हमारा डी। तो जब E है D तो क्या होगा? टाउ इक्वल्स टू एफ क्रॉस डी, ठीक है। लेकिन जब वेक्टर प्रोडक्ट में लिखते हैं तो इसी चीज को क्या लिखना पड़ेगा भाई? आपको लिखना पड़ेगा D क्रॉस एफ, ठीक है ना। वेक्टर में लिखते हैं तो हमको पता है कि F क्रॉस D और D क्रॉस F में बड़ा अंतर है ना। तो ये D क्रॉस F होता है, F क्रॉस D नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर आपको लिखना है, मतलब आप वेक्टर यूज नहीं कर रहे, तो आप नॉर्मली लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स। ये क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट, बोथ द पॉइंट्स दैट मींस द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी। इसी को कहते हैं भैया क्या? इसी को कहते हैं हम कपल का आघूर्ण, ठीक है ना। मतलब मोमेंट ऑफ कपल, बल युग्म का आघूर्ण।
बात यहां पे समझ में आती है भाई, बहुत ही आसान सी चीज है, ऐसा कोई टफ टिपिकल नहीं है, बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आने वाली चीज है। और नित्य नए दिन मतलब रोज ही आपके आसपास में ये घटनाक्रम होता ही है ना। बिना नल खोले नहा नहीं सकते, लेकिन आप कहोगे हम नहाए तब की बात करो आप तो, है ना। कौन नहाता है रोज, ठीक है। चलो भैया, तो नल से नहाते नहीं होगे, लेकिन एटलीस्ट पानी पीने के लिए तो नल खोलना ही पड़ता होगा, हाथ तो धुलना ही पड़ता होगा ना भाई। चलो कि बिना ऐसे तो काम चलेगा नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। जब हमें बल आघूर्ण का मतलब बल युग्म का आघूर्ण पता चल गया, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको लॉजिक क्लियर होगी। ये वैसे ही भाई जैसे टॉर्क की हम बात कर रहे थे, किसकी, बल आघूर्ण की बात कर रहे थे, वैसे ही बल युग्म का भी आघूर्ण है, सेम चीज है। बस बल आघूर्ण और बल युग्म का आघूर्ण दोनों में डिफरेंस यही है कि बल युग्म में दोनों ही बलों के दो बल जो दोनों सिराओं पे लग रहे हैं उनके बीच की दूरी है, और सिर्फ बल आघूर्ण की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था भाई, जिस पोजीशन पे वो एक्ट कर रहा है इनटू डिस्टेंस। जैसे ये मान लीजिए मैंने इस O के परितः यहां पर इसको इधर घुमाना शुरू किया, ऐसे पे फोर्स लगाया है ना, ये d डिस्टेंस है। तब भी तो आप यही कह रहे थे ना, टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया भैया, d वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। अब मैं ये कहता हूं कि नहीं नहीं, इस ओरिजिन के परितः इधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है, ये दोनों ही तरफ है। तो बस डिस्टेंस वाला जो पार्ट है ये दोनों तरफ से बढ़ गया। जो अकेली यहां पर ये डिस्टेंस होती थी, अब इसको कैपिटल डी लिख देता हूं, चलिए ये इतनी सी डिस्टेंस बढ़ गई। तो अब इसको क्या करेंगे भैया, फोर्स वही, तो टाउ इक्वल्स टू एफ क्रॉस डी कहिए, चलने दीजिए। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे लिखना पड़ता है, टाउ वेक्टर डी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है ना। क्या डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टॉर्क कहते हैं, इसको बल आघूर्ण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। और जब दोनों ही सिराओं पे, दृढ़पिंड के दोनों ही सिराओं पे ये बल काम करने लग गया, तो इसी को हम क्या कह लेंगे, बल युग्म। अब क्या लफड़ा है भैया, कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, यही तो कहते हैं ना, जिसके परितः घूमना है उनके बीच की दूरी। अब मैं कहता हूं कि दोनों बलों की मतलब दोनों बल जिस जगह पे काम कर रहा है उनके बीच की दूरी, चलेगा ना, चलेगा चलेगा चलेगा। आगे बढ़ते चलिए। अब इसकी मात्रक मतलब बहुत सारे काम करने पड़ेंगे भाई, नया टर्म आता है तो अपने साथ में खूब सारी चीजें लेके आता है। क्या क्या ले आएगा, तो सबसे पहले तो एसआई मात्रक, न्यूटन मीटर। भाई क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, या फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, दोनों किनारे थे उनके बीच की दूरी। तो दूरी का तो मीटर ही होता है और बल का न्यूटन ही होता है, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसके विमीय सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भाई, ml2t-2। क्लियर है ना, क्या होता है, फोर्स की अगर अकेले बल की निकालते हैं तो फोर्स की अगर विमीय सूत्र की बात करते हैं तो ये कितना होता है भाई, mlt-2, ये तो होता है mlt-2। और इसके साथ में जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाता है l, डिस्टेंस हो गया l। तो चलिए ना, मैं टॉर्क की बात करूं तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो मतलब mlt-2 इंटू l। अगर फाइनली लिखेंगे तो ml2t-2। बात समझ में आ गई होगी, बड़ा ही आसान सा काम था। तो ये ठीक है भैया, न्यूटन मीटर होता है, ml2t-2 होता है, ये पहले चैप्टर में खूब किया। अब ये कैसी राशि है भाई, तो ये एक सदिश राशि। ऑब्वियसली हमने इसके ऊपर वेक्टर्स लगाते चल रहे हैं, तो इसका सीधा ही मतलब है कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसमें दिशा होगा। ऑब्वियसली बल में भी दिशा होता है भाई, और जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो भी दिशा है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली हम लोगों ने यही पढ़ा है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। बल युग्म आघूर्ण के प्रकार, आघूर्ण दो प्रकार के होंगे भाई, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक होंगे किस बेसिस पे, एकदम सिंपल सी बात है। हम लोगों ने राइट हैंड रूल पढ़ा था, डायरेक्शंस पता करने के लिए। क्या भाई, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, ठीक है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, और वो कैसे चल रहे हैं भाई, अगर वो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्रॉस प्रोडक्ट में एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये, इसको इधर लेकर के आना है, यानी ये ऐसा चल रहा है, तो थंब रिप्रेजेंट करता है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर को। थंब, अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, रिजल्टेंट वेक्टर को, मतलब जो परिणामी सदिश आएगा उसकी दिशा को। तो भैया जब आप ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो परिणामी सदिश क्या होगा, इस बोर्ड के बाहर, आउटसाइड, मतलब जेड एक्सिस में। अगर मान लो इसको एक्स और इसको वाई कहते हैं, तो ये मेरा जेड एक्सिस है, ये किधर होगा,
आउटसाइड है ना, अगर ये आउटसाइड होगा, जेड एक्सिस किधर, आउटसाइड होगा, तो जब जब ये आउटसाइड होगा इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव, है ना। ये धनात्मक कब होगा भाई, जब घुमाव कैसी हो, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, ठीक है। और ऋणात्मक कब होगा, जब घुमाव जो है वो दक्षिणावर्त दिशा में हो। अब ये होता क्या है भाई, तो एक है घड़ी की दिशा के अनुदिश और एक है घड़ी की दिशा के विपरीत। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब है भाई कि एक है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा है क्लॉकवाइज। तो जब कभी भी आप वेक्टर्स का क्रॉस ऐसा करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बाहर की तरफ दर्शाएगा, यानी वो पॉजिटिव एक्सिस है। और जब आप ऊपर से नीचे, मतलब आपके पास में ये वेक्टर है, इसको लेकर के नीचे की तरफ बढ़िए, यानी ये ऐसा क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये किधर होगा, इनसाइड। इनसाइड मतलब इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो भैया ये बल युग्म का जो आघूर्ण हमें मिलने वाला है वो पॉजिटिव या नेगेटिव मिलने का सीधा मतलब है डायरेक्शन से, कि क्या वो पॉजिटिव एक्सिस को शो कर रहा है या फिर नेगेटिव एक्सिस को। पता है कैसे चलता है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो पॉजिटिव आता है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के निकालते हैं तो वो नेगेटिव आता है। तभी तो मैं बहुत सारी जगह पे ये काम करते समय आपको कई बार बोला कि डी क्रॉस एफ लिखिए, अगर एफ क्रॉस डी लिखेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डी क्रॉस एफ इसीलिए लिखते हैं। क्लियर हो गई होगी बात यहां तक। तो चलिए बढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा और आगे, एंड अब डिस्कस करते हैं हम कि भाई सिद्ध कीजिए कि किसी बल युग्म का आघूर्ण उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः इस आघूर्ण को लिया जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि भैया ये है मेरे पास एक ए बी और ये घूम रहा है, यहां पर केंद्र है, इसका ओरिजिन यहां पर है, इसके परितः ये घूम रहा है। ये क्या हो रहा है, इस ओरिजिन के परितः घूम रहा है, ठीक। इसमें जो फोर्सेस काम कर रहे हैं इस पे नीचे की तरफ, और इस पे जो फोर्स काम, अच्छा इसको परपेंडिकुलर ही क्यों लगाऊं, मैं किसी और एंगल पे ऐसे लगा लेता हूं ना, इसको भी इधर कहीं एक एंगल पे लगा लेता हूं। ये भी एफ फोर्स है, ये भी एफ फोर्स है, दोनों फोर्सेस बराबर है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों की अलग अलग है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब ये बल युग्म है। किसके परितः, ओ के परितः। तो कैन वी रिटर्न एज कि ए जो पोजीशन है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r1 वेक्टर, और ये जो b है इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाए कैसी, r2 वेक्टर। तो इस स्थिति में हम निकालते हैं जरा एक एक करके कि a पर, मतलब a पर बलयुग्म, b पर लगने वाला बलयुग्म, मतलब दोनों ही की वजह से जो बलयुग्म लग रहा है, इनके लिए अलग अलग पहले तो टॉर्क कैलकुलेट करते हैं और टॉर्क कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि इसके बीच में o आ रहा है या फिर o नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां पर एक छोटा सा काम कर लेते हैं, जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्यों ना मैं ऐसा कहूं कि भैया इसको पॉजिटिव कह लेता हूं, इसको मैं कहता हूं कि ये नेगेटिव फोर्स है, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव का मतलब कि ये जो यहां पर काम कर रहा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ मतलब यहां पर नहीं है। चलिए तो एक काम करा जाए फटाफट से, इन दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं टॉर्क और फिर इनको कर देते हैं हम ऐड। तो हमने देखा, ठीक है, देखिए माना ए बी एक दृढ़ पिंड है ना, दृढ़ पिंड है जिसके दोनों सिरे ए तथा बी पर एक बल युग्म कार्यरत है। अब मैं बल युग्म लिख दिया तो इसके जो कंडीशन है वो सब फुलफिल हो गई, है ना। नेगेटिव क्यों है, एक जो फोर्स काम कर रहा है ये फोर्स उसके बराबर होगा, लाइन ऑफ एक्शन अलग होंगे, सब बात हो गई। बल युग्म कार्यरत है तथा दोनों सिरों की स्थिति सदिश, दोनों के स्थिति सदिश यहां पर गिवन है भाई, दोनों के स्थिति सदिश r1 वेक्टर तथा r2 वेक्टर क्रमशः a तथा b के लिए है। a तथा b के लिए r1 और r2 वेक्टर्स हमको यहां पर गिवन। अब क्या करना भैया, जब मेरे को स्थिति वेक्टर, स्थिति सदिश मुझे मिल गया तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि भैया ये यहां से इधर की तरफ और ये यहां से इधर की तरफ, भाई डायरेक्शंस तो मार्क करनी पड़ेंगी। तो अगर दो वेक्टर्स आपको इस तरीके से मिल रही हैं, ठीक है ना, तो क्या करना होगा कि भैया अब चल के निकाल लीजिए फटाफट से इन दोनों के टॉर्क।
तो मैं लिखता हूं कि कुल बल आघूर्ण, क्या निकालना, कुल बल आघूर्ण। अगर कुल बल आघूर्ण निकालेंगे, मतलब टाउ की बात करें, तो अभी जस्ट हम लोगों ने कुल बल आघूर्ण इस तरीके से निकाला कि भाई पहले वाले की स्थिति सदिश मतलब R1 वेक्टर क्रॉस माइनस ऑफ F वेक्टर प्लस, या चलिए एक छोटू सा लाइन और, टाउ A वेक्टर प्लस टाउ B वेक्टर, ऐसा लिख देता हूं, थोड़ा सा आसान लैंग्वेज बन जाए कि भैया दोनों को क्या करें, दोनों के ए और बी दोनों के ही टॉर्क को ऐड कर देंगे तो टोटल टॉर्क मिल जाएगा। तो ए का टॉर्क होगा कितना, तो ए का टॉर्क है, इसकी स्थिति सदिश कितनी है भाई, R1 वेक्टर क्रॉस, इसमें फोर्स कितना लग रहा है भाई, तो माइनस ऑफ F वेक्टर प्लस बी की बात कीजिए, बी की स्थिति सदिश कितनी है, R2 वेक्टर, तो लो भैया रख दिया R2 वेक्टर क्रॉस, इसका फोर्स कितना लग रहा है भैया, तो F वेक्टर। हो गई बात, ठीक है, यहां पर हो गई दोनों बात। तो भैया अब अगली लाइन में क्या लिख ली जाएगी, R1 और यहां पर R2, तो R1 और R2 को जरा देखिए, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ, ठीक है, नेगेटिव ऑफ R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, और जो कॉमन दिख रहा है F वेक्टर, इसको कॉमन कर लीजिए। यहीं कहीं मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मैं अगली लाइन लिखता हूं टॉर्क इक्वल्स टू ये F वेक्टर, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करें किसकी भाई, अगर मैं यहां इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये होना कितना चाहिए, AB वेक्टर के बराबर होना चाहिए। या फिर अगर इसको और करिए तो आप ये लिख सकते हैं कि ये R2 वेक्टर जो है ये किसके बराबर है, AB वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। ये R1 वेक्टर ये देखिए भाई, हमने त्रिभुज के नियम में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये हो गया मेरा, अगर मान लीजिए R1 वेक्टर, ये हो गया मेरा R2 वेक्टर, तो ये जो तीसरी लाइन होती थी, है ना, ये होती थी R वेक्टर, ये होती थी रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि ये जो R2 वेक्टर है ये रिजल्टेंट होगा अगर ये दोनों AB वेक्टर प्लस R1 वेक्टर होगा, तो वो तीसरी भुजा के बराबर होती है। सीधा सिंपल सा लॉजिक है भाई कि दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं के स्थिति सदिश का सम तीसरी भुजा के स्थिति सदिश के बराबर होती है। मतलब AB वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि R2 माइनस R1 किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। भाई ये R2 माइनस R1 है तो किसके बराबर हो जाएगा, AB वेक्टर के बराबर। तो क्यों ना मैं यहां पर लिख लूं क्या, सदिशों के त्रिभुज के योग नियम से क्या मिल गया भाई, तो ये मिल गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर। तो कैन वी रिटर्न एज टाउ इज इक्वल्स टू क्या मिल गया भैया, AB वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अब अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो यहां पर ओरिजिन की कोई लाइन है क्या, क्या कहीं पर भी ये ओरिजिन जो था मेरा, ये ओरिजिन की कुछ भी बात होने को आई है क्या, ये पूरा हमारा डायग्राम है, इसमें ओरिजिन की कोई भी बात हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो मैं यहां पर सीधे सिंपली लिख सकता हूं अतः यहां पर केंद्र की कोई भी भूमिका नहीं है, ठीक है, केंद्र की कोई भी भूमिका नहीं है। मतलब कह रहे हैं ना कि भैया जिसके परितः आघूर्ण लिया जाता है उसकी कोई भूमिका है नहीं, यहां पर जिसके परितः आघूर्ण लिया जाता है उसकी कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन का है, सिर्फ और सिर्फ वो है कि ये AB जो पिंड, AB जिस दृढ़ पिंड के हिस्सा है, ये जो निकाय है, इनकी इस लाइन की मतलब है, इस O जिस केंद्र के परितः घूम रहे उस केंद्र की कोई लेन देन नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया यहां पर इसकी कोई कहानी नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया सिद्ध हो गया कि किसी बल युग्म का आघूर्ण उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः वह घूमता है, जिसके परितः ये O के परितः घूम रहा था और इसके प्रति निर्भर नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात, इसके प्रति निर्भर नहीं कर रहा है। तो हो गई बात, खत्म करते हैं, हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, चाहे तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया हमारे लिए। नेक्स्ट, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बल युग्म के आघूर्ण की दिशा की। तो बल युग्म के आघूर्ण की जो दिशा होगी वो वही होगी जो कि टॉर्क की होती है। मतलब टॉर्क की दिशा A वेक्टर और
ए बी वेक्टर और एफ वेक्टर के सम्मिलित तल के लंबवत घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। यही तो निकाला ना, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू हमने क्या निकाला, ए बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये निकाला हमने, ये रिलेशनशिप हमने निकाला। तो हमने क्या कहा कि भैया ये जो टाउ की जो दिशा होगी वो उसी के अनुदिश होगी कि ए बी वेक्टर और एफ वेक्टर जिस तल में होंगे उसके लंबवत होगी। भाई क्रॉस प्रोडक्ट का तो ये सीधा सीधा सा रूल है कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो भैया जो डायरेक्शन होगी तीसरी वो एक्स एक्सिस पर ही होगी। अगर इसको इधर की तरफ घुमाएंगे तो ये जो होगी पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, और इसका उल्टा अगर यही चीजें ऐसी होती तो ये जो होता है ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ जेड, ये नेगेटिव ऑफ वाई, ये नेगेटिव ऑफ एक्स। अगर इसको आप ऐसा क्लॉकवाइज घुमाते तो किधर चली जाती, वो नेगेटिव ऑफ एक्स पे। अगर मैं इसी में बात कर लूं कि भैया जेड एक्स एक्सिस इधर साइड में, तो एक एक्स एक्सिस का नेगेटिव फेस नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस इसके पीछे साइड में होगा। तो जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ, इनसाइड, और इनसाइड होगी तो नेगेटिव होगी, आउटसाइड होगी तो पॉजिटिव होगी। तो यही चीज कह रहे कि टॉर्क की दिशा ए बी और एफ के सम्मिलित तल, इन दोनों का जो कंबाइंड तल है, कौन सा तल भाई, तो मैं अगर यहां पर देखूं तो ये वाईजेड प्लेन में है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा, टॉर्क जो होगा, वो हमेशा एक्स प्लेन में होगा। ठीक है ना, हमेशा उसके लंबवत तल में होगा। इसी की बात करें, और ये जो नियम, ये जो हम बल युग्म के आघूर्ण की दिशा की बात करें, दिशा का वही सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने वेक्टर में देखा हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो दो भी एक्सिस, मतलब दो आप एक्सिस लेते हैं, मतलब जो प्लेन लेते हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन, उस प्लेन के लंबवत प्लेन में हमेशा ही डायरेक्शनल रिजल्टेंट डायरेक्शन होती है। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी अब चर्चा कर ली जाए आघूर्णों के सिद्धांत की, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात करते हैं। ये मोमेंट का प्रिंसिपल है क्या है इसका सिद्धांत, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। तो जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो देखिए ना, हम कहते हैं, मान लीजिए कि एक हमारे पास में ये ए बी क्या है भाई, एक हमारे पास में रॉड है। ठीक है, यहां पर पिंड कह सकते हैं, रॉड कह सकते हैं, मैं इसको कह लेता हूं, ये रहा, ये है मेरा ए बी। ठीक है, ये इधर साइड का ए, इधर साइड का बी, ये होल वाला साइड ए है, इधर साइड में बी है। अब मैं इसको ए बी कहता हूं, तो मैंने कहा कि इसको बैलेंस करते हैं, चला, क्योंकि हमने आघूर्ण में पढ़ा कि भैया आघूर्णों में दो तरीके के संतुलन हमें देखनी पड़ती है। कौन कौन सा संतुलन भाई, तो एक हम देखते हैं उसमें रेखीय संतुलन, और एक देखते हैं घूर्णी संतुलन। तो एक एक करके दोनों की अगर हम बात करते हैं कि भैया ये अगर एक पिंड है तो इसमें घूर्णी संतुलन क्या होगा और रेखीय संतुलन क्या होगा। तो रेखीय संतुलन तो बहुत ही आसान सा काम है। क्या है भैया इसका रेखीय संतुलन, कि ये जो आर होगा रिएक्शन इस पे किधर की तरफ काम करेगा, जरा देखिए। तो मैं कहता हूं इस ए पर एक फोर्स काम कर रहा नीचे की तरफ F1, इस बी पर भी एक फोर्स काम कर रहा नीचे की तरफ F2, और ये एक बैलेंस है। ये कैसा भैया, एक बैलेंस। मैं अगर इसको बैलेंस करके दिखाता हूं, देखिए एक सिंपल, इसको मैं बैलेंस करता हूं थोड़ा सा, है ना, गिरे नहीं, तब तक मैं बैलेंस कर लूं। ये हो गया बैलेंस। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंड ए है, इस ए पर नीचे की तरफ एक फोर्स कार्यरत है, इस पर भी एक नीचे की तरफ फोर्स कार्यरत है, अभी भी कार्यरत है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं, नीचे की तरफ दोनों के ऊपर एक एक बल कार्यरत है। मैंने इस फिंगर से क्या दिया हुआ, इसको क्या दिया, रिजल्टेंट रिएक्शन दिया हुआ है। मैंने ये रिएक्शन दिया। अच्छा, ये रिएक्शन कहां होगा, तो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट पे दिया, जहां से कि ये दोनों संतुलन में आ जाए। कौन से भाई, रेखीय संतुलन में भी है और घूर्णी संतुलन में भी है। तो रेखीय संतुलन की शर्तें और घूर्णी संतुलन की शर्तें हम अलग अलग चल करके लिखते हैं, तब हमें पूरी बातें समझ में आ जाएगी। अभी मैं कहता हूं कि अगर ये रेखीय संतुलन में है, इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर दोनों की तरफ, नीचे की तरफ जो फोर्सेस काम कर रही है, ये दोनों ही फोर्सेस, है ना, ए बी लेफ्ट हैंड साइड में था, है ना, तो ये दोनों ही फोर्सेस जो नीचे की तरफ इस पे कार्यरत है, इन दोनों फोर्सेस के बराबर एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये क्या होगी, रेखीय संतुलन में होगी। और घूर्णी संतुलन में कब होगी भाई, जब इस पे जितना नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है और इस पे जितना फोर्स काम कर रहा है, अगर इन दोनों की फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड द रिएक्शन पॉइंट, मतलब इसके सेंटर और इस बल की जो दूरी होगी, है ना, और उसका जो बल है, उनका गुणनफल दोनों ही तरफ पे लगाएंगे, और उनका बीजगणितीय मान अगर शून्य हो गया, उनका बीजगणितीय मान कैसा हो जाए,
शून्य हो जाए, तो इस केस में हम कहते हैं कि भैया इसके ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर जो काम करने वाला क्या है भाई, घूर्णी आघूर्ण है, वो बराबर हो जाएगा, मतलब घूर्णी संतुलन में हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि ये रिएक्शन जो यहां पर लग रहा है, ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे आपने तराजू देखी होगी ना, तराजू, ये तराजू का बीच वाला हिस्सा भाई, तराजू के पल्लड़े ऐसे ही तो होते हैं, देखिए ये ऐसा वाला आपने तराजू देखा होगा, यहां से ऐसा पकड़ने का होता है, यहां से ऐसे और ऐसा, ऐसे वाले तराजू देखे होंगे आई होप, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसे दो पलड़े लगे होते थे, ये बीचों बीच ऐसा पकड़ लिया, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है भैया, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये F2, इसको मैंने कह दिया F1, दिस इज डिस्टेंस D1, यहां से यहां तक D1, और इसको हम कहते हैं D2, है ना। ये ऐसे तराजू खूब चलते थे भैया, ऐसा हाथ से उठा करके करते थे इसको बैलेंस। तो उस केस में यहां पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन है, ये यहां पर रिएक्शन है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये क्या है, रैखिक संतुलन में, तो रैखिक संतुलन में होने की शर्त है कि ये रिएक्शन इन दोनों फोर्सेस के बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए एक बार देखते हैं, जब कोई पिंड घूर्णी संतुलन में होता है तो वामावर्त आघूर्णों का योग दक्षिणावर्त आघूर्णों के योग के बराबर होता है, अर्थात पिंड पर कार्यरत आघूर्ण का बीजगणितीय योग कैसा हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। दोनों बातें समझते हैं। ये रैखिक संतुलन है भाई, ये पूरे संतुलन में होगा, ये किसकी कंडीशन है भाई, ये रैखिक संतुलन की, ये किसकी कंडीशन हो गई, ये हो गई रैखिक संतुलन की। रैखिक संतुलन का मतलब समझ में आ गया कि अगर ये है ना रैखिक संतुलन में है तो जितना नीचे फोर्स काम कर रहा है, ये यहां पर रिएक्शन उतना ऊपर काम करेगा और इसको बैलेंस कर लेगा। लेकिन घूर्णी संतुलन की जब बात करेंगे तो ये वामावर्त आघूर्ण और दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज जो घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज जो घूमेगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल शून्य होना चाहिए। तो मैं चलिए एक एक करके काम करता हूं, मैं लिखता हूं जरा, देखिए मैं कहता हूं कि आघूर्ण ए या फिर ए का आघूर्ण, ठीक है, ए का आघूर्ण पूरा ऐसा लिख लेता हूं, ए का आघूर्ण केंद्र O के परितः कितना होगा भाई इसका आघूर्ण, तो मैं कहता हूं कि ये होगा F1D1। कितना होगा, F1D1। ये बराबर होना चाहिए किसके, किसके, अच्छा यही कहीं लिख लीजिए, परितः, ये कितना होगा भाई F1D1। B का आघूर्ण भी केंद्र के परितः, ये कितना हो जाएगा F2D2। अब मैं लिखता हूं कि घूर्णी संतुलन की स्थिति में, घूर्णी संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, अब घूर्णी संतुलन होगा तो भैया ये दोनों ही कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यही तो कह रहे हैं। मतलब क्या होगा भाई, F1D1 बराबर होना चाहिए किसके, F2D2 के। और यू कैन से कि भैया F1D1 माइनस F2D2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। यही घूर्णी संतुलन की शर्त है भाई। घूर्णी संतुलन की शर्त यह है कि दोनों आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। तो इनका बीजगणितीय योग ये कितना हो गया, शून्य हो गया, मतलब F1D1 माइनस F2D2 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्या भाई, आघूर्णों का सिद्धांत। ये क्या है, हमारे आघूर्णों का सिद्धांत है कि ये जो मतलब रिएक्शन रैखिक संतुलन की स्थिति में रिएक्शन जो है F1 प्लस F2 के बराबर होगा, और जब हम घूर्णी संतुलन की बात करेंगे तो F1D1 माइनस F2D2 इक्वल्स टू 0 होगा। और भी कुछ कुछ यहां पर हम बातें कर सकते हैं। क्या बातें कर सकते हैं भाई, तो जरा इस संबंध को देखिए, इस संबंध को देखिए, इस संबंध से हमें क्या क्या बातें समझ में आती हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं आगे की तरफ और इस बात को थोड़ा सा समझा जाए कुछ इस प्रकार। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा, जो यहां पर बातें हो रही थी उसी की हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और हम कह रहे हैं कि भाई हमने इन दोनों संतुलनों में जब इसको रखा हुआ है ना, आघूर्ण के सिद्धांत में ही हूं मैं, आघूर्ण के सिद्धांत पे ही है, मैंने कह दिया आपसे कि क्यों ना ए पर आपको मैंने तराजू अभी सिखाया, तराजू में मैंने जब कभी भी देखा हुआ है तो तराजू में मैंने तो यही देखा हुआ भाई, आप सभी ने भी यही देखा होगा कि एक तरफ यहां पर तराजू का ये वाला हिस्सा और एक तरफ ये दूसरा पलड़ा, ये दोनों पलड़े किस काम के लिए यूज किए जाते हैं भाई, यहां पर ऐसा ये रिएक्शन लगाने के लिए। तो एक तरफ इस पलड़े में रखा जाता है ऐसा बाट,
एक तरफ क्या रखी जाती है भाई, बाट रखी जाती है। ठीक है, एक तरफ ये क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है हमारा बाट, और दूसरी तरफ रखी जाती है भैया कोई भी फल सब्जी जो भी आप लेना चाहते हैं। तो मैंने एक तरफ इधर साइड में क्या रख दिया, एक तरफ ये कोई फल सब्जी रख दी है। ठीक है, ये हमने कुछ फल सब्जियां रख दी। तो मतलब एक बात समझिए, इधर साइड में ये मेरा ए वाला हिस्सा था, ये मेरा बी हिस्सा था, यहां पे मैंने रखा हुआ है भार। ठीक है, और ये है डिस्टेंस d1। ठीक है, इसको 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 ये जो रिएक्शन लगा रहा है, और यहां पर डिस्टेंस d2 था, और इसको हम कहते हैं क्या भाई, तो इसको हम कहते हैं प्रयास। प्रयास का मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि भैया इसमें आपको एक काम करनी है, ये ए वाला जो साइड था इस पे आपको रखनी है कोई लोड। तो जब आप इसके ऊपर लोड रखेंगे तो ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो आप इधर से बल लगा करके इसको क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। भाई इस पे जैसे ही मैं कुछ चीज रखूंगा ये नीचे गिरेगा तो मैं इधर से बल लगा के इसको बैलेंस करूंगा। तराजू में यही तो होता है कि भैया एक तरफ आपने जैसे ही रखा क्या भार, तो ये नीचे झुकने लगेगा, तो दूसरी तरफ प्रयास करके आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और जिस पे आप प्रयास करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बैलेंस हो जाता, उतना वजन कहते हैं कि भैया इतना भार इसका है। खैर आते हम जरा मुद्दे पे कि हमारा जो यहां पर सिद्धांत कहता है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये जो रॉड था, ये ओ यहां पर, बी यहां पर, ए यहां पर नीचे की तरफ आपके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, यहां पर भी नीचे की तरफ क्या लग रहा है भैया, आपको फोर्स लग रहा है। ये F1 इसको F2 कह देता हूं अभी, ये D1 डिस्टेंस और इसको D2। तो यहां पर सबके कुछ कुछ नाम हैं। यहां पर अगर ए पर भार रखने पर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे हम भार। जो D1 होगा, D1 जो होगा उसको कहेंगे हम भार की भुजा। क्या कहेंगे इसको, भार की भुजा। बी को क्या कहेंगे भाई, बी को कहेंगे प्रयास, बी को क्या कहेंगे, प्रयास। तथा जो ये D2 डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम प्रयास भुजा। ठीक है, कैसे कहते हैं भैया, एक को कहते हैं हम लोड इंटू लोड आर्म। ठीक है, एक है लोड इंटू लोड आर्म, और एक जगह पे हम क्या लगाते हैं भाई, फोर्स इंटू फोर्स, है ना। तो मैं ऐसा ही करूं कि एक तरफ भार लगाया तो ये भार की भुजा हो गई, एक तरफ आपने प्रयास लगाया तो ये प्रयास की भुजा हो गई। आपको पता है जब ऐसे तराजू से तौलते हैं ना, तो जैसे आपको मान लीजिए 10 टाइम्स तौलना है इसको, ठीक है ना, तो 5 टाइम्स इसको भार भुजा मानते हैं और इसको प्रयास, और अगले 5 टाइम्स के लिए इसको प्रयास कर देते, इसको भार। आप बोलोगे इसमें क्या टेक्निकलिटी है भाई, अगर मान लीजिए कुछ एरर रहा हो, जैसे मैंने ही बनाया है तो मैंने फ्री हैंड बनाया, तो ये डिस्टेंस में कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो आपको दिख रहे हैं थोड़े बहुत ही सही, तो क्या हो ज्यादा एरर ना है, इसलिए क्या करते हैं जो तौलने वाले होते हैं ना, 5 बार इधर से तौल लेते हैं, 5 बार इधर से तौल लेते हैं, तो क्या होता है कंपैरेटिवली जो भी एरर हुई होगी उसका थोड़ा बहुत एवरेज हो सके, इसके लिए काम करते हैं। खैर मुद्दा समझ में आ रहा है कि ये कहलाती है क्या भाई भार, तो ये भार आम हो गई, ये कहलाती है प्रयास, तो ये प्रयास आम हो गई। यहां पर हम लोगों ने आघूर्ण के सिद्धांत में कुछ बातें पढ़ी कि समीकरण 1 से ही बात करता हूं, F1D1 इज इक्वल टू F2D2। क्या पढ़ा भाई, F1D1 इज इक्वल टू F2D2। तो F1D1 इंटू F2D2 का मतलब क्या है, लिख रहा हूं यहां पर भार इंटू भार की भुजा। ये क्या है भाई, भार इंटू भार की भुजा, जो कि बराबर है किसके, ये दूसरा क्या है भाई, दूसरा F2 का मतलब है प्रयास इंटू प्रयास की भुजा। भार इंटू भार की भुजा बराबर होता है प्रयास इंटू प्रयास की भुजा। इसी को अल्टीमेटली हम कहते हैं भैया आघूर्ण का सिद्धांत, आप कह लीजिए तो, है ना, यही है आघूर्ण के सिद्धांत। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई। तो इसी वजह से मतलब भार इंटू भार की भुजा इज इक्वल टू प्रयास इंटू प्रयास की भुजा, इसी वैल्यू से इसी जगह से हम कैलकुलेट करके लेकर के आ सकते हैं कि भैया अगर मान लीजिए कोई भी लोड आपने एक तरफ लगाया हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर कितना हमने फोर्स लगानी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। चलिए अगर यहां तक का सवाल, यहां तक की बातें हमारी अगर क्लियर है तो क्यों ना मैं अगले पॉइंट पे बढ़ूं, है ना। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ा जाए, और अगला पॉइंट कह रहे हैं भाई कि अब हमको निकालना है यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेजेस की बात करनी है। मैकेनिकल एडवांटेज, भाई एडवांटेज की जैसी बात आती है मजा आ जाता है ना, क्या मजा आता है भाई, अच्छा लगता है कि भैया कुछ एडवांटेज मिलने वाला है ना, कुछ फायदा होने वाला। एडवांटेज देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज को इसी से कॉपी करता हूं मैं आगे की तरफ बढ़ाते हुए। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, किसकी बात करें भैया, मैकेनिकल एडवांटेज की। ठीक है,
यांत्रिक लाभ, प्रॉफिट की बात हो अच्छा लगता है। तो भैया क्या होगा, कुछ नहीं, ये होता है यांत्रिक लाभ जो होता है ये F1 अपॉन F2 को कहते हैं। जो आपने F1 और F2 मतलब F1 भार और F2 प्रयास के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं, है ना। मतलब यही लिख रहे हैं यांत्रिक लाभ, इसको उत्तोलक ही कहेंगे ना, भारोत्तोलक जिसको कहते हो, वैसे ये उत्तोलक भाई। यांत्रिक लाभ जो है ये अनुपात है किसका भाई, F1 और F2 मतलब भार अपॉन में प्रयास का। कहां से आया ये बात, तो ये यहां पर देख लीजिए भाई, मैंने कुछ नहीं किया, इसको F1 अपॉन F2 किया तो अपने आप ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा D2 अपॉन में D1। क्या हो जाएगा D2, ये D1 नीचे आ जाएगा, जब F2 इधर है तो D1 नीचे चला जाएगा। तो यहां पर मैं चलिए लिख लेता हूं, यांत्रिक लाभ होता है भार बटा में प्रयास। भार का मतलब आपको क्लियर हो गई बात कि भार का मतलब है भाई हमारा फोर्स F1 और प्रयास का मतलब है F2। ठीक है, ठीक है। और इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, इसको क्या नाम दिया जाए, इसको समीकरण 1 देते हैं। तो मैं कहता हूं समीकरण 1 से अगर लिखें क्या है भैया समीकरण 1, तो F1 D1 इज इक्वल्स टू F2 D2। तो मैं इससे अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे पता है कि F1 अपॉन F2 कितना बन रहा है, D2 अपॉन D1। क्या बन रहा है, D2 अपॉन D1। इसी को कहते हैं भाई मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। ठीक है, ये है क्या, अगर अपन ध्यान से देखें तो इसको अगर थ्योरेटिकली लिखूं तो मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, ये देखिए F1 मतलब क्या भाई, भार बटा में प्रयास बराबर क्या होगा भाई, तो प्रयास भुजा, D2 मतलब प्रयास भुजा अपॉन भार की भुजा, प्रयास की भुजा अपॉन भार की भुजा। अगर इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो ये बराबर होता है भार अपन प्रयास के। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज की भी। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया कि भैया आघूर्ण होता क्या था, मतलब पहले तो कपल की बात करी, फिर कपल मतलब बलयुग्म की हमने बात करी, और बलयुग्म के जस्ट बाद हमने बात करी आघूर्णों के सिद्धांत की। आघूर्णों के सिद्धांत में हमको समझ में आ गया है कि आघूर्ण का जो सिद्धांत होता है वो सीधा सिंपली कहता है भार इंटू भार की भुजा बराबर होगा प्रयास इंटू प्रयास की भुजा। एंड देन हमने बात करी किसकी भाई, तो हमने बात करी यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज की, यांत्रिक लाभ की, जो कि भार बटम प्रयास बराबर प्रयास की भुजा अपॉन में भार की भुजा। ठीक है, मतलब F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू D2 अपॉन G1। बात समझ में आ गई, हो गया यहां पर क्लियर। तो जो हमने टारगेट सेट किया था इस सेशन के लिए वो टारगेट हमने अचीव कर लिया, मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हमारे टॉपिक्स कि कपल क्या होगा भाई। तो कपल के लिए हमने बात करी कि एक दृढ़ पिंड के ऊपर दो फोर्सेस काम करेंगे, इक्वल अमाउंट के होंगे, लाइन ऑफ एक्शन अलग होगा और उनकी दिशाएं भी भिन्न होगी। तो वो वस्तु को क्या करेगा, एक केंद्र के परितः घुमाना शुरू कर देगा, लेकिन फिर समझ में आया कि उस केंद्र जिसके परितः वो घूम रहा है उसका बलयुग में कोई रोल ही नहीं है भाई, प्रूफ किया। फिर हम लोगों ने हमने देखा यहां पर क्या भाई, सिद्धांत, कपल के सिद्धांत की बात करें हमने, बेसिकली आघूर्णों के सिद्धांत की बात करी, एंड हमने कंप्लीट कर लिया हमारा ये सेशन। तो इसी तरीके से सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से ही कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्सेस डील करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, ये पूरे कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड आपका जो भी बोर्ड हो, जिस भी स्टेट बोर्ड से हो आप, आपके बोर्ड में भी एनसीईआरटी फॉलो होती है, एंड आप ये पूरे कोर्स कंटेंट को अपने बोर्ड के लिए भी पूरी तरीके से निःशुल्क तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी एंड बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है पूरा कोर्स कंटेंट, वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस और भी बहुत कुछ अवेलेबल है भाई। सिमिलरली अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स को ज्वाइन किया है एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये सारे कोर्सेज भी लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो भाई अगर आप और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहते हैं ये पूरे नोट्स, तो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर कर लीजिए फटाफट से बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि अब एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, जो कि तैयार की गई है मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा।
तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट प्रिंस हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपने इसी चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।